Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 14th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAF 8 Audit and Assurance Essentials. हमने आज नया चैप्टर शुरू करना है जो कि चैप्टर नंबर 3 है, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। बट बिफोर दैट अभी हमने एक प्रैक्टिस शुरू की है कि मैंने बच्चों के साथ पास पेपर शेयर किए हैं पिछले 3-4 अटैम्प्ट्स के। तो हम एक दो अटैम्प्ट्स को ये देखेंगे कि पहले दो चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया और किस किस्म का आया है। तो अटेम्प्ट जो लेटेस्ट अटेम्प्ट थी वो 8 सितंबर 25 की थी, उसे हमने ओपन किया है। एमसीक्यूज हैं शुरू में। एक तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पेपर का पैटर्न, ठीक है। अभी तो खैर यही पैटर्न ही तकरीबन उम्मीद है कि यही पैटर्न रहेगा। उसने बहुत थोड़ी बहुत चेंज की इसमें, तो शायद वो चेंज भी उसने बहुत ज़्यादा नहीं की। तो होपफुली पैटर्न तो यही रहेगा, बाकी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यू आर द ऑडिट मैनेजर। अ, खैर यहाँ तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही गया है, एमसीक्यूज नहीं है। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आर करंटली फलाना 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 फलाना। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि ये हमसे रेलिवेंट अभी है कि नहीं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो एंड लिंक ईच रिस्क टू द रेलिवेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ये हमने अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। रिस्क असेसमेंट वगैरह और ऑडिट रिस्क हमने नहीं पढ़ा, इसे छोड़ दें। You are the audit senior, क्वेश्चन 2, और आखिर में फॉर ईच ऑफ द above मैटर डिस्कस द नीड फॉर obtaining a written रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने कहा था ना, रिप्रेजेंटेशन अलग से है, एक पूरा चैप्टर है। रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये उससे रिलेटेड है, इसे भी फिलहाल छोड़ दें क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। चैप्टर नंबर 3 का ही रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। ये ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है, इसे भी हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द की फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस। ये भी आगे की बात है, इसे भी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर ईच ऑफ द अबव पॉइंट आइडेंटिफाई वेदर इट रिलेट्स टू अ जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। ये हमारी बात हो रही है इंटरनल कंट्रोल्स की, इसे भी छोड़ देते हैं। इससे आगे उसने लिखा है सब्सटैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर, नो। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6, इन लाइट ऑफ द आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। ये किसी हद तक, अब ये कोड ऑफ एथिक्स हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, बल्कि सॉरी, मैं थोड़ा गलत कह गया हूँ। हमने पहले जो प्लान किया था वो कुछ और था, हम प्लानिंग नहीं शुरू कर रहे। आज हम शुरू किया तो कोड ऑफ एथिक्स शुरू करेंगे। वो जो आखिर में चैप्टर है ना कोड ऑफ एथिक्स, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस और इन चीज़ों से। पहले हम उसे कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम प्लानिंग पे आएंगे, ठीक है। तो वो हम अपना प्रोसेस चेंज करते हैं थोड़ा सा, तरीका। तो ये कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा है, इसे एक नज़र देखेंगे अब अभी हम कि ये क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 7 में इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस देयर इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, a client requests that the engagement letter should not include management responsibility for internal control। ये वाला हमसे रेलेवेंट, ये डायरेक्टली रेलिवेंट है जो हमने पढ़ लिया है। डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट बिटवीन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान, ये तो हमने अभी पढ़ना था। ये चैप्टर 3 है, इसे छोड़ दें। बी जो है, अ क्लाइंट रिक्वेस्ट दैट एंगेजमेंट लेटर शुड नॉट इंक्लूड मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। डिस्कस हाउ द ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड। शाबाश, पूरा एनालिसिस करना है, पोस्टमार्टम करना है। मैंडेटरी है या कुछ और है? नहीं, शुड तो आ गया। हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक इंटरनल कंट्रोल पे जो वो कह रहा है कि मैनेजमेंट कह रही है कि हम ये नहीं लिख के देना चाह रहे कि हमारी इंटरनल कंट्रोल है, हमारी जिम्मेदारी है। क्या जो जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की, कैसे, कहाँ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में किस नाम से लिखा हुआ है? कहीं ये प्रीमाइज में तो नहीं आता? ना ना, ऐसे नहीं बोलना, प्रीमाइज में आता है कि नहीं, या ये प्री कंडीशंस में तो नहीं आता? कहाँ आता है? यही तो मैं कहता हूँ कि आपने बड़ा क्लियरली रेफर करना है कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है। हाँ, उसमें आता है, ऊपर पढ़े जाके जरा चैप्टर खोलें ना, चैप्टर भी खोलें साथ, देखें ये कहाँ लिखा था, इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहाँ पढ़ी थी, इसे देखें। लिखी हुई है प्रीमाइस, बात समझ आई? अगर आप सिंपली कहते हैं कि इट इज वेरी मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट एंड इट शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन एंगेजमेंट लेटर, तो बात तो आप ठीक कर रहे थे, लेकिन आपने वो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया।
आपने कहा ये प्रीमाइज का पार्ट है, अब ये बताएं। और प्रीमाइज किससे पहले आती है? प्री कंडीशन से भी पहले आती है। पहले तो प्रीमाइज पूरी होनी चाहिए, फिर उसके मुताबिक देखेंगे प्री कंडीशन है पूरी है। प्री कंडीशन पूरी होगी तो एंगेजमेंट लेटर की बारी आएगी कि उसमें कौन से पाँच चार पांच कंपलसरी चीजें लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी। अब प्रीमाइज में है पहली बात। अब एंगेजमेंट लेटर के अंदर जाके देखें जो कंपलसरी एलिमेंट थे चार या पांच, उनमें भी है कि नहीं है? उसमें भी है। समझ आ गई? अब और अगर वो पूरी नहीं हो रही होती, प्रीमाइज पूरी नहीं हो रही, तो प्री कंडीशन में क्या लिखा होता है? प्री कंडीशंस क्या है? दो हैं। क्या है? क्या क्या है? क्या क्या है? एक तो ये कि मैनेजमेंट है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए एक्नॉलेज करे और कौन दूसरा सी ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लिखा है कि नहीं? जी तीन रिस्पॉन्स। वो इसमें ये भी है। शाबाश। अब आपकी कहानी क्या बन रही है, अब मुझे बताएं। आपका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है आंसर का? अंडर अब मेरी की आई एस ए स्टेटमेंट। फलाना फलाना या प्रीफेस जो भी है। ठीक है जी, प्रीमाइज का जिक्र करें कि प्रीमाइज है, ऑडिटर में एक प्रीमाइज को पहले एग्री करना होता है कि ऑडिटर ने देखना प्रीमाइज है और उसका ये एसेंशियल पार्ट है। फिर प्री कंडीशन में ये दो कंडीशन है जिसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करनी होती है, मैनेजमेंट ने अंडरटेक करनी है, जिसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। ठीक है। और अगर यही पूरी नहीं हो रही, वो कह रहे हैं ना पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या करें? तो हमने कहा अंडर दैट स्टैंडर्ड, अगर मैनेजमेंट कंफ्यूज्ड है या प्री कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो क्या करना चाहिए? विड्रॉ करना चाहिए। तो पूरी कहानी बनानी है, जनरलाइज नहीं करना चीज को। अब समझ आई? प्रीमाइज का जिक्र करना है, प्री कंडीशन का जिक्र करना है, और फिर आगे बताना है कि अगर प्री कंडीशन पूरी नहीं होती, इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्री कंडीशन, और अगर ये पूरी नहीं हो रही तो फिर ऑडिटर को ये कर। अब बात क्लियर हुई? जनरलाइज नहीं कर। जब आप जनरलाइज करते हो तो बात तो आप ठीक ही कर रहे हो, और आप लिख भी दोगे विड्रॉ करना चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं लिखा कि ये प्रीमाइज का पार्ट है, प्री कंडीशन का वर्ड यूज नहीं किया। वो कहेगा नहीं भाई, आपने तो बड़ी जनरल बात की है, आपको तो स्पेसिफिकली बताना चाहिए था कि कहाँ पे ये लिखा है और क्यों लिखा हो। क्लियर हो गया? बस ये एक ही है मेरा ख्याल है इसमें। लिस्ट फाइव ऑपरेशनल इवेंट्स और कंडीशंस दैट में इंडिकेट अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये उसने मिक्स कर दिया है। आठवां क्वेश्चन उसने क्या किया है, उसने पूरे सिलेबस के अंदर से दो तीन चीज़ों को मिक्स करके उसने दोबारा से रिपीट कर दिया। रिपोर्ट का से रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर भी है, वो सिर्फ रिपोर्ट से रिलेटेड और डिटेल्ड क्वेश्चन है। नीचे भी उसने आपको 3 नंबर का मजीद चेक कर लिया है। ठीक है। तो आपने हर चीज के लिए तैयार रहना है, वो कहीं से कुछ भी पूछ लेगा आपसे सिलेबस के अंदर से, तो आपने किसी प्री डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर को जहन में नहीं रखना कि मैं ऐसे ही आएगा और मैं ऐसे ही करूंगी। आपने हर चीज के लिए तैयार रहना है। और 3 नंबर है तो 3 नंबर के लिए कितनी लाइनें लिखनी चाहिए? मैक्सिमम 6-7, इससे ज्यादा नहीं। 6 नहीं तो 7, इतना टाइम नहीं होता। 5 नंबर के लिए कितनी लिखनी चाहिए? 10 से 12, कम से कम आधा पेज लिखें कम से कम। ठीक है। कुछ एक्सप्लेन करें। ऊपर फिर 3 नंबर है तो 4-5-6 लाइनें। तो अपने पेपर को भी आपने स्ट्रक्चर करना है। ये नहीं है कि आता है तो लिखते ही चले जा रहे हैं, नंबर 3 है और पेज आपने 4 भर दिए। नंबर तो मैक्सिमम भी मिल गए तो कितने मिलने हैं? 3 ही मिलने हैं, वो भी पूरे नहीं मिलने हैं। उसे कहीं ना कोई चीज़ आपकी बुरी लग ही जाएगी। वो 3 के 2.5 दे देगा, 2 दे देगा। फायदा क्या हुआ 2 पेजेस लिखने का? तो पूरे तरीके से चलना है। ठीक है। तो ये हो गया। मेरा ख्याल है इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि अभी दूसरा भी मैं खोल तो सकता हूँ लेकिन फिर उस पर टाइम लगेगा ना। आपने ये करना है कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में अभी कल आपने मुझे आके बताना है कि आपको पहले 2 चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस मिले। अब होगा क्या, आप बार बार पास पेपर पढ़ रहे हो ना, तो आप पास पेपर की वर्डिंग से भी यूज टू हो जाओगे अभी से ही। वो झिझक सी होती है ना कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, क्या लिखना है, वो साथ साथ ही आपकी सारी चीजें उतर जाएगी। तो पास पेपर को साथ साथ आपने पढ़ते रहना, सिर्फ पढ़ना है। पोस्टमार्टम नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ना है, देखना है कि वो कौन सी टर्म में उसने क्या पूछा, किस अंदाज में पूछा, दैट्स इट, और हम उसे डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं किताब पे। और किताब पे हम शुरू करते हैं जनाब अपना चैप्टर। प्लानिंग वाला नहीं हम कर रहे। हमने अपनी वो पॉलिसी पहले शुरू में डिफाइन की थी, वो खुद ही मैंने उसे अगेंस्ट मैंने बोल दिया। हम कर रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स, और ये है चैप्टर नंबर 13, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक हो गया? 343 पेज पे इधर आ जाए जनाब। फंडामेंटल प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट है आपके पास? खोलें। अरे खोलें, हनिया बेटा आप भी हमारे साथ रहो और इसे देखते रहो।
प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। और प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स क्या होती है उर्दू में, क्या कहते हैं एथिक्स को? अखलाकियात। तो मोरालिटी क्या होती है? वो भी यही होती है। तो मोरालिटी और एथिक्स में क्या फर्क है? हाँ, मोरालिटी और एथिक्स में क्या फर्क है टेक्निकली? मैंने पढ़ा कहीं नहीं, मैं मेरा अंदाजा है, हो सके मर्ड भी आई एम रॉन्ग, लेकिन इन चीज़ों को सोचा करें, मैं आपको बार बार कहता हूँ। You should have a professional skepticism. You should have an approach to go deep into the roots of anything. आप समझें कि ये चीज़ क्यों बनाएगी, एथिक्स और मोरालिटी। मोरालिटी होती है आपके करेक्टर से रिलेटेड, सोशल जो आपकी लाइफ है उससे रिलेटेड आपके क्या एटीट्यूड है, आप लोगों में कैसे घुलते मिलते हैं, आप बदतमीज हैं, आप खुश मिजाज हैं, आप किस किस्म के बंदे हैं। ठीक है, लोग आपसे खुश होते हैं, नाराज होते हैं, आप हैरेसमेंट की तरफ तो नहीं चले जाते जरा से एंजॉयमेंट के लिए, या आप अपना डेकोरम मेंटेन करते हैं, आप रिश्तों की कदर करते हैं, या आप हर जगह खाम खोई फ्री होने के चक्कर में होते हैं, आपका ओवरऑल लुक कैसा है, ये सारी मोरालिटीज है। ठीक है, गुनाह और सवाब का क्या कॉन्सेप्ट है आपका, क्या आप समझते हैं कि बस अपने फायदे के लिए सब कुछ जायज़ है, या आप कहते हैं नहीं, एक बैलेंस अप्रोच लेनी चाहिए। ये सारी होती हैं मोरालिटीज। एथिक्स होती है बेसिकली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, कि जो आप काम करते हैं, जो आपकी रोटी है, रोजगार है, या जो आपकी डेली रूटीन है, उसके अंदर आपके एथिक्स के हैं। एथिक्स का वर्ड जनरली आपकी प्रोफेशनल एंगेजमेंट से उनके साथ आता है, जबकि मोरालिटी आपकी सोशल डेली लाइफ होता है ना, उससे रिलेट करती है। ठीक है, आपके जो जाती किरदार है वो मोरालिटी होती है, और जो आपका बिजनेस का या प्रोफेशनल किरदार है उसे हम एथिक्स कहते हैं। ठीक हो गया, लेन देन के मामलात में और इन मामलात में। तो प्रोफेशनल एथिक्स, हमने एथिक्स पढ़नी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जो प्रोफेशनल एथिक्स। अब वो जाती जिंदगी में क्या मोरालिटी क्या है वो हमने नहीं सिखानी, वो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है और सिविल लॉ सिखा देगा उसे, कि तुमने ये किया तो तुम्हें ये होगा, तुमने ये किया तो ये होगा, तुमने जुर्म नहीं करना, तुमने चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, ये नहीं करना, वो तो वो बता देगा। और कुछ उसकी सोसाइटी उसे बता देगी, कुछ उसकी फैमिली उसे बता देगी, कुछ मजहब बता देगा, कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर मजहब बता देगा। ठीक है ना। और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो है कि आपने कंडक्ट कैसे करना है। एथिक्स है कि आपके जहन में होना क्या चाहिए, और कंडक्ट का मतलब है कि फिर इसे जहन में रखते हुए आपको जब कुछ करने का मौका मिले तो वहां क्या करना है। उसने आपको पहले बताया कि थ्योरी क्या है, और फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट में बताया कि इस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है आप। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखना है। वैसे बाय द वे इस्लाम जो है, ये प्रोफेशनल एथिक्स है या मॉरल एथिक्स है, या प्रोफेशनल एथिक्स है या ये मोरालिटी है, या दोनों है? दोनों है, दोनों। क्या को इस्लाम में ये नहीं लिखा कि बिजनेस कैसे करो, तिजारत कैसे करो, कारोबार कैसे करो? लिखा है कि नहीं? और क्या औरतों के हकूक, मर्दों के हकूक, तलाक के मामलात, शादी के मामलात, हर चीज़ बयान की गई है। तो ये तो हर दोनों है, कोड ऑफ एथिक्स है और साथ ही कोड ऑफ मोरालिटी भी है। ठीक है ना, इसे जहन में रखना है, दोनों को उसने मिक्स करके एक ब्लेंड बनाने की कोशिश की है। और पूरा एक वो कहते हैं ना ज़ाब्ता हयात है, लेकिन हम उसे सिर्फ मजहब समझ लेते हैं। वो मजहब नहीं है, वो दीन है। और दीन क्या होता है? जो आपको हर चीज में गाइड करता है, दुनिया में भी, आखिरत में भी, बिजनेस में भी, और पर्सनल लाइफ में, हर चीज में गाइड करता है। नहीं हाउ। तो हमने ये दो चीजें पढ़नी है। तो इसमें अब नीचे इस चैप्टर में क्या लिखा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच, और चैप्टर रिव्यू। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि ये चार या तीन या चार या पांच बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जो कि उन्होंने सेट कर दिया है कि आप अगर इन्हें फॉलो कर लोगे तो तकरीबन आपने सारी इथिक्स ही फॉलो कर ली। ठीक है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे पहले कितने हैं। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ्रेमवर्क है, एक चौखट्टा है, फ्रेम है काम का, इसके अंदर रहते हुए अपने काम करना है। आपका कोई काम, कोई एक्टिविटी से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, एक बाउंड्री दे दी गई है। और लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि उसने आपके कॉन्सेप्ट पे भी छोड़ दिया है। उसने ये नहीं कहा कि दो जमा दो चार होते हैं, वो कहता है कि अपने खुद फैसला करो, कहीं अगर दो जमा दो साढ़े चार बनते हैं तो बना देना। अब वो दो जमा दो साढ़े चार कैसे बनते हैं? अगर मैथ्स में तो नहीं हो सकते, लेकिन आर्ट में तो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद फैसले करो। मजहब में भी दो जमा दो चार की जगह पाँच हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, अब आप बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, नमाज छोड़ दी, ये तो सख्त गुनाह है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ में फंस गए, किसी पेशेंट की इजाज़त करने गए हैं और वहाँ पेशेंट को ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी हो गई,
नमाज का टाइम गुजर है, तो फिर आप पहले पेशेंट को की जान बचाने की कोशिश करोगे, उसके साथ खड़े रहोगे, या नमाज पढ़ोगे? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि मजहब ये कहता है कि पहले उधर कर लो। अल्लाह ताला को अपनी नमाजें तो नहीं चाहिए? अल्लाह ताला को आपका रवैया चाहिए, आपकी एक अपने आप को सुपुर्द कर देना, कि अल्लाह ताला के हवाले कर देना। वो एक फीलिंग चाहिए अल्लाह ताला को कि मैं साथ हूँ। अल्लाह को नमाजों से तो कोई गर्ज नहीं है, नमाजें तो उसने आपके लिए बनाई है, उसे तो कोई फायदा नहीं नमाजों का। तो मेरा ख्याल है उस वक्त फिर आपको पेशेंट के साथ खड़े होना चाहिए, उस बंदे के साथ खड़े होना चाहिए। नमाज तो बाद में कज़ा भी हो जाएगी, कज़ा के असूल है कुरान में, हदीस में, कि कज़ा होती है तो ऐसे कर लो, जिसका मतलब है कि अलाउड है। लेकिन आपने फैसला करना है कि मैं कज़ा करूं कि ना करूं। आपने फैसला करना है। हो सकता है जो बहुत स्ट्रिक्ट मुसलमान है वो मरीज को छोड़ के नमाज पढ़ने चला जाए कि चलो यार 5 मिनट ही है ना, अभी आ जाऊंगा। और एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही केयरिंग है, वो 5 मिनट के लिए भी दाएं बाएं ना हो, सराहना ही खड़ा रहे कि नहीं मैं तो हिलूंगा ही नहीं जब तक किसी की हालत ठीक नहीं होती। हो सकता है दोनों ही जन्नत में चले जाए। दोनों के बाद अपने को स्ट्रॉन्ग एथिक मौजूद हो, मतलब लॉजिक मौजूद हो। जो 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने गया, उसे पता हो कि अल्लाह मुझे पता था कि यार ये 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मैंने आ ही जाना था, तो मुझे लग रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसलिए चला गया कि दोनों काम हो जाए। लेकिन जो बहुत केयरिंग है, हो सकता है उसे ये लग रहा हो कि इसमें एक एक मिनट भी कीमती है, उसका परसेप्शन ये हो। उसने कहा, वो हो सकता है अपने हिसाब में ये कहे कि अल्लाह ताला, मैं तो ये समझा था कि मेरा 1 मिनट बेहद कीमती है, मैं ज़रा दाएं बाएं हुआ तो ये मसला बन सकता है, मैं इसलिए नहीं हिला। तो अल्लाह ने तो नीयतें देखनी है ना। हो सकता है दोनों कामयाब हो जाए। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, मैं एक ही सिनेरियो में कोई और फैसला कर सकता हूँ, आप कोई और फैसला कर सकते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है मुझे ये नहीं कहता स्ट्रिक्टली कि अगर ये हुआ तो बस यही करोगे। वो आपको गाइडलाइंस दे देता है, मोटे मोटे असूल दे देता है, और आगे आपको कहता है कि अब खुद फैसला करो। ठीक है? इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में फिर क्या होगा, वही कि फंडामेंटल प्रिंसिपल हम पढ़ चुके। अब हमने देखने के फर्ज करें कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, तो क्या है वो, कौन कौन से वाकयात हो सकते हैं। हमने उनकी टाइप्स बना दी और उन्हें नाम क्या दे दिया, थ्रेट्स। कि ये थ्रेट है, थ्रेट टू माई, थ्रेट टू माई पर्सनैलिटी नहीं, थ्रेट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये थ्रेट मेरी जान को नहीं है डायरेक्टली, या मेरे किसी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पे नहीं है, ये थ्रेट मेरी मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा। तो उसने बात शुरू की फंडामेंटल प्रिंसिपल से, फिर उसने बात की कि कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिनके होते हुए अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो वो वाकयात या वो हालात या वो सर्कमस्टेंसेस, उसे उसने क्या नाम दे दिया, थ्रेट्स। और उसने फिर बता भी दिया कि थ्रेट 7 किस्म की हैं। उसने सब वाकयात को इकट्ठा करके एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया कि कोई भी थ्रेट आएगी इन 7 में से किसी एक के अंदर फॉल करेगी। ठीक है? हो सकता है कल ये 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, कोई ऐसी नई थ्रेट आए जिनमें से किसी में भी फिट ना होती हो, तो उसे कोई 8वीं 9वीं 10वीं भी बनानी पड़ जाए, लेकिन फिलहाल 7 है। फिर उससे अगला स्टेप क्या कहता है कि ये थ्रेट आ ही गई है तो अब क्या करो, इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करो। अब मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, उसने सजेस्ट किया है आपको, और उसने नाम क्या दिया मिनिमाइज करने के तरीकों को, सेफ। तो फिर वो सेफ गार्ड बताएगा, और यहाँ पे हमारा चैप्टर तकरीबन खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो वो आपको बताएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं कौन से जिन्हें आपने हर सूरत फॉलो करना है बीइंग ए प्रोफेशनल, और फिर उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कौन कौन सी थ्रेट्स आ सकती हैं, और अगर ये थ्रेट आ जाती हैं तो फिर वो आपको बताएगा सेफ गार्ड्स होता क्या है, और फिर इसके इनके खिलाफ क्या क्या सेफ गार्ड लिए जा सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर का एक थोड़ा सा रिव्यू है, इसे हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं अब। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं, नीचे जो आ रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स को अप्लाई करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटेंसी प्रोफेशन आर टू वर्क टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, टू अटेन द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट एट ऑल टाइम्स। अब इस पूरे फिक्र में तीन ही चीजें जो आपको जहन में रखनी है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हाईएस्ट होनी चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। तीन चीजें आपने जहन में रखनी है। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिवाइज 2024 प्रोवाइड्स मेंबर्स विद अथॉरिटेटिव गाइडेंस ऑन मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। अथॉरिटेटिव गाइडेंस, ठीक है? अथॉरिटेटिव है, उसकी अथॉरिटी के साथ वो कहता है कि आपको ये गाइड करना है, मतलब ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम लेवल पे ये तो करना ही करना है, इससे ऊपर आपकी मर्जी है फिर उसे कैसे आप मैनेज करते हो।
All chartered accountants are required to comply with the code of ethics. There might be circumstances where laws or regulation preclude an accountant from complying with the certain parts of the code. मतलब हमने ये फॉलो करने हैं, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि लॉ में कहता नहीं आपने ऐसे ही चलना है, और वो जैसे लॉ कह रहा है वो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है, फिर क्या करेंगे? लॉ को फॉलो करेंगे या कोड ऑफ एथिक्स को? लॉ को। वो कॉमन सेंस की बात है कि लॉ ऑफ द कंट्री प्रिवेल करता है। वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज में तो जनरली कोड ऑफ एथिक्स फॉलो होगा, लेकिन ऐसे हालात आ सकते हैं जहाँ पे लॉ कहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर आप लॉ की तरफ जाओगे। तो क्या लिखा है? इन सच सर्कमस्टेंसेज दोज लॉज एंड रेगुलेशन प्रिवेल एंड द अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कोड। तो जहां पे कोड कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वो तो फिर लॉ को देखोगे, कोड को नहीं देखोगे। लेकिन जहां वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, वहां तुमने कोड को फॉलो करना है। एक जनरल गाइडलाइन उसने दी है, तो ये जहन में रखनी है। A chartered accountant might encounter unusual circumstances in which the accountant believes that the result of applying a specific requirement of the code would be disproportionate or might not be in the public interest। अब ये भी आ सकता है कि आप कहते हो अगर मैंने कोड को अप्लाई किया तो वो बजाय फायदे के नुकसान होगा पब्लिक का। मेरा क्या उसने मुझे कोड ऑफ एथिक्स की रीजन क्या बताई है कि मेरा प्रोफेशनलिज्म पीक पे हो, नंबर टू मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट हो, और नंबर थ्री पब्लिक इंटरेस्ट। ये तीन चीजें होनी है, और कोड ऑफ इसलिए बनाया गया इन तीन चीजों के लिए। अगर कोड ही इनके अगेंस्ट चला जाए तो फिर ऐसे कोड का क्या फायदा है? लिहाजा वो कहता है अगर इन तीनों में से किसी के खिलाफ चला जाए तो फिर हो सकता है अनयूजुअल होगा, लेकिन फिर आपने कोड को फॉलो नहीं कर। या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया बड़ा खूबसूरत सा, जो मैं आपसे पूछूंगा, शायद लोग इसे इग्नोर कर जाएंगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस a chartered accountant needs not comply with the code? तो दो चीजें उसने बताई हैं अभी तक। क्या बताई हैं? एक तो लॉ के अगेंस्ट है, और दूसरा इफ कंप्लाइंग विद द कोड रिजल्ट्स इन एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, या अगेंस्ट द थ्री बेसिक प्रिंसिपल जो ऊपर, दैट इज प्रोफेशनलिज्म, पब्लिक इंटरेस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस। अब देखें, आप वो बयान करने का तरीका बदल रहा है, बुलेट पॉइंट निकाल लेने हैं। ये तीन चीजें ऊपर जो है, हाई परफॉर्मेंस, प्रोफेशनलिज्म और तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट, इसे जहन में रखना है। फिर नीचे दो पॉइंट जहन में रखना है कि किन दो केसेस में आप कोड को कंप्लाई ना भी करो तो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बहुत कम आएंगे। क्योंकि जब कोड बनाया जाता है ना तो इस पर बहुत डिस्कशन होती है, लॉज को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, फिर कोड बनाए जाते हैं। तो जनरली इनमें डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसेस नहीं होते। लेकिन फिर भी कहीं आ गए, लॉ कहता नहीं हमने तो ऐसे ही चलना है, वो इंटरनेशनल कोड है जो हमने अडॉप्ट किया तो उसमें कुछ और है, तो फिर हमारे असूल बना लिया कि लॉ ऑफ द कंट्री प्रीवेल करेगा। और दूसरे नंबर पे अगर कोड अप्लाई करके बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है तो भी कोड अप्लाई ना करो। लेकिन फिर आप कैसे करोगे? सिंपली उसे इग्नोर कर दो, या आपके पास बड़ी स्ट्रांग आर्गुमेंट होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कंप्लाई नहीं कर रहा। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखना पड़ेगा कि मैंने ये कोड फॉलो नहीं किया और क्यों नहीं किया, ये रीजन। ठीक है ना? ताकि लोग, पढ़ने वाला सेटिस्फाई हो कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है, इसने ठीक किया। फिर आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो इसे याद रखना। ठीक है, उसने क्या लिखा है? इन दो सर्कमस्टेंसेज द अकाउंटेंट इज एनकरेज टू कंसल्ट विद अ प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। ये नई चीज बता दी। तो आपने एकदम से पीछे नहीं हट जाना कोर्ट से, आपने फिर आई कैप को लिख दिया, प्रोफेशनल बॉडी को लिख देना कि भाईजान ये मसला हो गया, ये चीज़ है, अगर मैं फॉलो करता हूँ तो बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है पब्लिक का, मुझे बताए मैं क्या करूँ। फिर आई कैप की तरफ से एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपको सुनते रहना चाहिए। मैंने जब ये पैक बनाना था ना, अभी हमने बनाना था बल्कि बना लिया, मैं इस पैक का सीईओ भी हूँ। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लाहौर कलम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, नीचे पैक हमारा ब्रांड है। मैंने बनाना था, मैं इसका सीईओ था। अब हमारे कोड ऑफ एथिक्स में ये लिखा हुआ है कि जनाब एक जो, और मैंने अपनी फर्म बना ली। चले वो तो मैंने पैक तो बना लिया, सीईओ बन गया, उसमें तो कोई मुजायका नहीं है ना। अब मैंने अपनी ऑडिट फर्म बनानी थी। अब वहाँ कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप किसी कंपनी के सीईओ नहीं हो सकते। वो तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, एक हद तक कंपनी के सीईओ हैं। अब मैंने फिर आई कैप को खत लिखा, फिर मैंने उसका कोड पढ़ा, वो डायरेक्टिव है आई कैप का, उसे पढ़ा। उसमें लिखा था एक्सेप्शन थी दो। एक एक्सेप्शन ये थी, अगर आपकी जो कंपनी है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड है, फिर आप अपनी फर्म बना सकते हैं। मुझे मार्जिन मिल गया। लेकिन मैंने फिर भी आई कैप से कंफर्मेशन ले ली कि ये रहा कि मैं कंपनी बना रहा हूँ, कल मुझे नोटिस आ जाए कि क्या करते फिर रहे हो भाई, तुम तो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करे, बड़ी सख्त चीज़ होती है। मैंने फिर आई कैप में ईमेल की,
उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या जवाब दें। हैं ये फारिगी आई कैब वाले हैं, ये भी अथॉरिटेटिव मोड में चलते हैं। इनके पास वो जो होता है ना कंसल्टेशन कह लें या फैसिलिटेट करना, वो कोई चक्कर नहीं। हम मेंबर्स को भी ये लिफ्ट नहीं कराते बात पर। 10-10 ईमेल करो जवाब ही नहीं आता। फिर मैंने किसी कौंसल मेंबर के थ्रू बात की तो फिर मुझे जवाब आया। फिर उन्होंने 2 लाइनें लिखी कि जनाब हमारे ख्याल में इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, आप कर सकते हैं। अब कल अगर कोई मुझे कहता है ना तुमने कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ वर्जी की, मैं ईमेल निकाल के दिखा दूंगा। तो ये ईमेल क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है कि नहीं? अगर वो जुबानी मुझे कह देते थे कर लो, कल मुकर जाते, वो बंदा अपनी सीट पे ना होता, नया आ चुका, तो कहता है जी हमने तो कहा ही नहीं। तो मैंने उनसे एक एविडेंस ले लिया है। ये इंपॉर्टेंस होती है डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है ना? मैं ईमेल निकाल के दिखा दूंगा, भाई आपके सीईओ ने कहा था मुझे, ये कर सकते हो। तो ये कोड ऑफ एथिक्स होता है। अब समझ आई? अब उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि उन्हें भी पता था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चला रहे हैं वो एजुकेशन में भी तो आ सकते हैं, और एजुकेशन में आ जाते हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता नहीं है। बनता तो है लेकिन इतना नहीं बनता। आप कौन सा किसी बिजनेस एंटिटी में आ रहे हैं, बिजनेस में तो आ रहे हैं लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है। उन्होंने एक मार्जिन निकाल दिया कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अपना नॉलेज डिसेमिनेट भी करना चाहिए ना लोगों तक। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। और दूसरा उन्होंने ये कहा था, अच्छा उसमें ये कहा था, लेकिन मजे की बात मैं बताऊं, कि आप किसी कंपनी के, आपने कंपनी लॉ पढ़ लिया है ना? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं? भूल गए? एग्जीक्यूटिव पूरा साल काम करे ना करे, जो बहुत ज्यादा कंपनी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, पूरा दिन काम करे, बकायदा सैलरी ले रहा हो, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और नॉन एग्जीक्यूटिव जो आए, मीटिंग अटेंड करे, डिसीजन करे और चला जाए, इससे ज्यादा स्टेक ना हो। ठीक है ना? अब इस पर जो है ना डायरेक्टर, उसमें लिखा था कि आप किसी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं और साथ ही प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो सीईओ क्या होता है? वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिडर होता है। तो मैं तो सीईओ हूँ, तो मैं तो एग्जीक्यूटिव था। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि हाउ एवर इन केस ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर कंपनी सिर्फ सोलली एजुकेशन और ट्रेनिंग एक्टिविटीज देती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपनी फर्म बना सकता है। तो देखें कैसे कहानी बनती है पूरी। तो मैंने कहा, मैंने लिखा यही था कि मैं सीईओ हूँ, तो बीइंग सीईओ आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब मेरी इंटरप्रिटेशन तो ये है कि मैं हो सकता हूँ, मैं अपनी फर्म बना सकता हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हूँ, लेकिन आप मुझे फिर भी कंफर्म कर दें। तो उन्होंने किया कि यस, आप मान सकते हो। ठीक है ना? अब वो कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू मैंने उसके मतलब कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये कंफर्मेशन ली थी। तो कोड ऑफ एथिक्स यहाँ तक जाता है, याद रखें। ठीक है? एनी हाउ, इसे पढ़ लें। ठीक है? तो अगर तो आपको लगता है कि कोड को फॉलो ना करना बेहतर है, तो आंखें बंद करके पीछे ना हट जाओ कि जी मैंने नहीं किया फॉलो। क्या करो? रेगुलेटरी बॉडी से पहले ओपिनियन ले लो, जो मैंने ली। वो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, मैंने ओपिनियन ले ली उनसे कि आप मुझे अपनी ओपिनियन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक हो गया? उसके बाद although these rules apply to all chartered accountants, the examination is primarily concerned with how the rules apply to chartered accountants in practice. अब उसने 3 हिस्सों में चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिवाइड किया है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और बाकी नॉर्मल अदर जो जॉब्स वगैरह में है। ठीक है? उसने 3 हिस्सों में जनरली डिवाइड किया है। हमारे सिलेबस में बेसिकली वो हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, क्योंकि हम तो ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, ऑडिट तो करेगा ही वो जो प्रैक्टिस में होगा। तो हमारे सिलेबस में वो पूरा कोड नहीं है हमारे सिलेबस में, ये याद रखना है। तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ऐसे क्विकली पढ़ लेते हैं फिर से खत्म करते हैं। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है? और बस, यस, ठीक हो गया। अब इसमें इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं, वो किधर है? ऑब्जेक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है ना? इंडिपेंडेंस का वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्टली अलग से फंडामेंटल प्रिंसिपल उस तरह से नहीं है, उसे अंदर हाइड किया गया है। तो हमें याद रखने कौन कौन से हैं, इन्हें याद कर लें: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और कॉन्फिडेंशियलिटी, और प्रोफेशनल बिहेवियर। इन्हें याद कर लेना है, और इसका बेसिक आइडिया आपके जहन में हो। बाकी तो ये किताब में लिखा पढ़ लेंगे, कोई याद रहेगा कोई याद नहीं भी रहेगा। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है जी? ऑनेस्टी, और सिर्फ ऑनेस्टी। बंदा बहुत ईमानदार है लेकिन बोलता कम ही है, चीज होते देखता रहता है, चुप रहता है, वैसे अपने तौर पे बड़ा ऑनेस्ट है। मतलब हक वाली बात। हक वाली बात कहता भी है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड भी है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है।
अब इमरान खान से मैं तो खैर बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, मेरे अपने मसले हैं, लेकिन बहरहाल वो एक बंदा है कि जो बोलता है वो बोलता है, वो डरता नहीं। उसे एक चीज गलत लगी, वो गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है, बोलता है। ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट होती है कि आप बोल दो। बोलने का जो एक पावर है ना, हर बंदे को अल्लाह ने नहीं दी। लोग कहते हैं जी तो हमें क्या लगे, बस अपने काम से काम रखो, ये सबसे गंदी अप्रोच है। फिर आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी रह जाती है, दुनिया को कोई फायदा नहीं आपकी लाइफ का। जब आप बोलते हैं तो लोग तंग भी होते हैं, लेकिन नए कॉन्सेप्ट्स भी सामने आ जाते हैं, कुछ खामियां भी सामने आ जाती हैं सिस्टम की, तो उसमें कोई ना कोई सोचना शुरू कर देता है कि हाँ यार बात तो ठीक ही कर रहा है। ठीक है, तो चलो इस पे बात करें। तो इसका जो डेफिनेशन दी जाती है ना इंटेग्रिटी की, इसे कहते हैं ऑनेस्टी। यहाँ तो नहीं लिखा, वैसे मैंने किसी दौर में कहीं किसी किताब में पढ़ा था, बीकॉम में शायद ये कहा, ऑनेस्टी टुगेदर विद स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। ऑनेस्ट भी हो और मेंटली स्ट्रांग भी हो। मेंटली स्ट्रांग कौन होता है? जो टेंशन लेता है और फिर भी सरवाइव करता है, जो गलत चीज को होते देखता है। तो स्ट्रांग माइंड वाला कौन है? जो बोल देता है ना 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 तुम गलत कर रहे हो भाई, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पसंद। और इसे इस्लाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। हदीस रसूल है मेरे ख्याल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी हदीस है जो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को बताती है कि जब तुम्हें गलत काम होते देखो तो मुंह से, अपने हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको। जुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जाना, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। कितनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को बता दिया, और ये भी बता दिया कि दिल में बुरा जानने से भी तुम्हारा गुनाह नहीं कंसिडर होगा, लेकिन ये याद रखना कि तुम कमजोर मुसलमान हो। यही कहा जा रहा है ना, ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है कि मुसलमान तो हो, ईमान तो बरकरार है, लेकिन बहुत कमजोर हो गया है, इसे ऊपर लेके आओ। और मजबूत ईमान कौन सा होता है? कलमा हक कहना, जाबिर हुक्मरान के सामने सच बोलना सबसे बड़ा जिहाद है, जंग से भी बड़ा जिहाद है। तो एनी हाउ, इंटेग्रिटी यहाँ क्या लिखा है? टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड वही होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो ये याद रख, ऑनेस्ट भी हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी बात करे, घुमा फिरा के बात ना करे, गोल मोल बात ना करे। ठीक है। नंबर टू, ऑब्जेक्टिविटी। क्या मतलब? हर चीज को पॉजिटिव सेंस में देखे, हर चीज को पूरी डिटेल से देखे, हर चीज को एक प्रोफेशनल अंदाज में देखे। नॉट टू compromise प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब अपने आप पे किसी का इन्फ्लुएंस ना आने दे। ये इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा, इन्फ्लुएंस ना आ रहे थे तो इंडिपेंडेंस की बात ही है ना। तो उसने इंडिपेंडेंस को क्या नाम दे दिया है? ऑब्जेक्टिविटी। आप कह सकते हो, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, अपने पे इन्फ्लुएंस ना आने दे, किसी का बायस ना हो, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव साइड पे ना जाओ। जो चीज़ गलत लग रही है, चाहे आपका नुकसान है, आप मान लो कि हाँ ये गलत है। ठीक है। उसके बाद नंबर थ्री, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनली आप कॉम्पिटेंट हो, काम करने का हुनर हो आपके पास। कोई काम पकड़ो तो पहले देख लो कि मैं ये काम कर भी सकता हूँ कि नहीं। जबरदस्ती ना पकड़ लो, बस काम मिल रहा है, बस काम पकड़ो, देखा जाएगा कैसे करना है, किसी और को दे देंगे। ये ना करो। काम कर सकते हो तो काम लो, नहीं कर सकते तो ना लो। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो। और ड्यू केयर, अगर काम मिल जाए, कॉम्पिटेंट तो थे लेकिन लापरवाही से काम किया, 10 काम पकड़ लिए। आते तो दसों ही हैं, लेकिन अब 10 काम एक बंदा एक वक्त में तो नहीं कर सकता। काम पकड़ लिए, अब होगा क्या? जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे, जल्दबाजी में गलतियां करोगे, जान छोड़ाओगे। जो ड्यू केयर, तवज्जो आपको देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पा रहे। तो ना सिर्फ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो आप, बल्कि काम को पूरी केयर के साथ करो, ड्यू केयर के साथ करो। ये भी हमारा फर्ज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे लिए। और इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या? लोग आप पे ट्रस्ट करके आपको चीज़ें देते हैं, आपने उनके ऑडिट करने हैं, उनकी अंदर तक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो उस इंफॉर्मेशन की कदर करो, उसे कॉन्फिडेंशियल रखो, और उसे डिस्क्लोज ना करो। डिस्क्लोज की जा सकती है वैसे, कॉमन सेंस के कहीं डिस्क्लोज करना मुनासिब भी हो सकता है कि नहीं? कहाँ? जहाँ लॉ कहे कि भाई आपने डिस्क्लोज करनी तो करो, या ऑडिटर थे ना, या कोर्ट भी लॉ ही आ गया ना, वो तो लॉ ही कहता है कि कोर्ट में आपने बोलना ही बोलना है। और तरह के वो न्यू ऑडिटर कुछ है। उसमें भी आप डिस्क्लोज करने का क्या लिखा था? क्लाइंट से पूछ लो। क्लाइंट को तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या आ गई कि अगर डिस्क्लोज करनी है तो क्लाइंट से परमिशन ले लो। दो चीजें हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट से परमिशन ले ली तब भी आपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है, या अगर लॉ कहता है करनी है फिर भी आपको करनी पड़ेगी। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। पब्लिक, हाँ चले, अच्छी बात है। क्लाइंट परमिशन नहीं दे रहा, लॉ भी खामोश है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट वाला मसला आ गया, अब क्या करोगे? डिस्क्लोज कर देंगे।
आप मुझे बताओ कि फिर आप क्या करोगे। मेरे जहन में तो एकदम से चीज़ आ गई है कि अगर मुझसे ये पूछा जाता तो मैं ये कहूँगा। बस कर दो डिस्क्लोज, या उससे पहले कुछ कर लो। परमिशन नहीं मिल रही। हम देखेंगे मामला, क्योंकि कितना रिस्क है। फिर क्या करेंगे। रिस्क किस किस्म का हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क है ना, तो हो क्या सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आपका आपका ख्याल है कि डिस्क्लोज करना जरूरी है। फिर तो बात कर दो। लीगल ओपिनियन ले लो। आंखें बंद करके डिस्क्लोज ना कर दो। किसी प्रोफेशनल फर्म से, अपनी प्रोफेशनल बॉडी से। कोड ऑफ एथिक्स के पीछे कौन खड़ा है, आपकी बॉडी खड़ी है, आई कैप खड़ा है। आई कैप से लीगल ओपिनियन, और लीगल तो नहीं, प्रोफेशनल ओपिनियन ले लो। और अगर जरूरी है तो किसी लॉ फर्म से लीगल ओपिनियन भी ले लो, क्योंकि मेरे खिलाफ ही वो कोई केस तो नहीं बन जाएगा कि आपने क्यों डिस्क्लोज किया। आप ज्यादा ही जज्बाती हो रहे थे, आपको नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है कोर्ट में साबित हो जाए कि हाँ तुम ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे, तुमने नहीं करनी थी, फिर क्या करोगे। तो अपने रेगुलेटरी बॉडी से प्रोफेशनल ओपिनियन ले लो, और इफ नेसेसरी किसी लीगल फर्म से लीगल ओपिनियन ले लो। पॉइंट समझ आता है कि नहीं। अब यहाँ नहीं लिखा कहीं, लेकिन हमने एकदम से डिवाइस कर लिया है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसी चीज़ें खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएंगी। तो एनी हाउ, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना। और आखिर में प्रोफेशनल बिहेवियर, जहां भी आपका बिहेवियर हो बहुत प्रोफेशनल हो। बिहेवियर का मतलब क्या है, ऊपर बिहेवियर ही है सारे। यहाँ बिहेवियर का मतलब जनरली ये है कि जब लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से बात करो, लोगों की फंक्शंस में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, या लोग आपसे मिलने आए, तो आपके अंदर एक साउंड, एक पर्सनैलिटी नजर आए। ठीक है, अगर मैं आपको वही लतीफ़े सुनाना शुरू कर दूं यहाँ पे, वो तो जो 12 14 15 साल की एज में बच्चे आपस में शेयर करते हैं, तो आप कहेंगे सर को क्या हो गया है। तो मेरे जो लतीफ़े हैं, मेरे जो जोक्स हैं, वो भी ऐसे हों कि आपको लगे कि हाँ यार, एक मैच्योर, एक एजुकेटेड बंदा ये बात कर रहा है। मैं वो जुगतें नहीं मार सकता चीप किस्म की कि जो दोस्त आपस में कर लेते हैं। मैं अपने दोस्तों में बात करूंगा तो हो सकता है मैं ऐसी बात करूं जो आप सुन भी ना सकें। होता है, दोस्तों में बात करता है, लेकिन वो बात मैं अपनी फैमिली में भी नहीं कर सकता, अपनी वालदा के सामने भी नहीं कर सकता। दोस्तों में तो बंदा फ्री होता है ना। तो ये अब मुझे बिहेवियर मेरा क्या है कि मैं फैसला करूं कि मुझे कहाँ पे किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, और किस तरह मैंने अपने आप को मेंटेन रखना है ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है उसे हम पढ़ लेते हैं। कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, लॉ रेगुलेशन में लिखा हुआ है वो सबको कंप्लाई करे पहली बात। और बिहेव इन ए मैनर कंसिस्टेंट विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड बिजनेस रिलेशनशिप। हर जगह प्रोफेशनल अंदाज में बिहेव करे, और फिर अपनी पर्सनैलिटी पॉइंट से भी कोई ऐसा कंडक्ट ना रखे जिससे डिसग्रेस आए आप पे या आपके प्रोफेशन पे। वो तीसरा पॉइंट है। अवॉइड एनी कंडक्ट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट नो और शुड नो माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। ठीक है, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप बाहर जाते हैं, मैं वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हो भी चुका है मेरे सामने एक बार, मेरे सामने तो नहीं, मुझे पता चला था। आप बाहर सड़क पे जाते हैं, दो बंदे आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, दे मुक्का मुक्की कर रहे हैं, बाद में पता चलता है इनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आपको कैसा लगेगा। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो तो आप कहते हैं यार हमारी तो सोसाइटी ऐसी है। लेकिन अगर वो सीए है तो आपके दिल में एक चीज जरूर आएगी, यार सीए, इसने क्या सीखा है, इतने प्रोफेशन में पढ़ के करके फिर भी ये करा, इसे तो पीछे हट जाना चाहिए था। ये किसी और तरीके से अटैक करता उस बंदे पे, खुद आगे ना होता, लीगल अंदाज में उस बंदे को खींच देता किसी तरह से, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये चीज तीसरे पॉइंट में आ रही है। तो तीन पॉइंट्स हैं, ये आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। नीचे कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स of ethics establish the standard of behavior expected of a chartered accountant. The conceptual framework establishes the approach which an accountant is required to apply to assist in complying with those fundamental principles. इन तीन लाइनों की कोई जरूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, ये तो एक्सप्लेन ही कर रहा है ना चीज़ों को। आप इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। A chartered accountant might face a situation in which complying with one fundamental principle conflicts with complying with one or more other fundamental principle। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक काम करते हैं तो एक प्रिंसिपल तो फॉलो हो रहा है और दूसरे फॉलो नहीं हो रहे, अगर उस अप्रोच को चेंज करते हैं तो वो फॉलो हो रहे हैं, अब ये फॉलो नहीं हो रहा। अब क्या करें। अब ट्रेड ऑफ हो गई ना, कि अब कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है, किसे इग्नोर करना है। अब वो देखें वो क्या जवाब देता है। In such situation, the accountant might consider consulting on an anonymous basis if necessary with others within the firm or employing organization, those charged with governance, a professional body, a regulatory body और लीगल काउंसिल। तो उसने कहा इनमें से जिससे भी आपको मुनासिब लगता है, जिस लेवल पे मसला हल होता है, उनसे डिस्कस करो कि भाई मैं एक चीज़ करता हूँ तो दूसरी पूरी नहीं होती, दूसरी करता हूँ तो ये पूरी नहीं होती, तो क्या करूँ। पहला है जी, अदर विद इन द फर्म और
द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फर्म। अगर आप एक फर्म में, ऑडिट फर्म में हैं, तो अपने दूसरे पार्टनर्स वगैरह से डिस्कस करें। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि अगर आप जॉब कर रहे हैं जिसके आप मुलाजिम हैं, तो उसके अंदर जो आपसे, आपके कॉम्पिटेंट, आपके लेवल के कंपेटेबल लोग हैं, उनसे डिस्कस करें। या दो चार्ज विद गवर्नेंस, या अपने बीओडी से डिस्कस करें कि ये मसला आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल लेवल पे आ रहा है ना। तीसरा, प्रोफेशनल बॉडी, ये कौन सी है हमारे लिए? आई कैप। रेगुलेटरी बॉडी, ये हमारे लिए कौन सी है? एसईसीपी हो सकती है, मतलब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज रेगुलेटरी बॉडी हमारी अब वो नहीं है, हम आई कैप ही हमारी रेगुलेटरी बॉडी है ऐसे ना। लेकिन अब नई एक और आ गया, एओबी, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। ये गवर्नमेंट एक बोर्ड बना रही है, ये आई कैप से भी ऊपर ही है एक तरह से। इससे आई कैप को भी मतलब देखना पड़ता है, खैर मिलके चल रहे हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी बहुत है। तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी अब कह सकते हैं कि एओबी भी बन गई है। ठीक है। और लीगल काउंसिल, वो तो वही बात है, लॉयर। लॉयर को काउंसिल कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना है, घबराना नहीं है। काउंसिल का वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है। लॉयर की जगह हम काउंसिल कह देते हैं। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अब आपने करना ये है बेटा कि इसे एक बार पढ़ लेना है, ऊपर भी जो उसने लाने लिखी है, जहां तक पॉसिबल है फंडामेंटल प्रिंसिपल कम से कम पढ़ के तो मंडे को आना है, ताकि इसे हम खत्म करके तो अगले स्टेप पे चले जाए। हो जाएगा। अब इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट आपने बनाने हैं कि ऑब्जेक्टिविटी में अदर सब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बुलेट पॉइंट आपने सारे बनाने हैं। बुलेट पॉइंट कोई नहीं छोड़ना, सिर्फ बुलेट पॉइंट ही याद रखने हैं। उन्हें जोड़ना फिर हमारा काम है कि हम उसे कैसे जोड़ते हैं अपनी प्रैक्टिस में और एग्जाम में। वो जोड़ने वाले चीज को रटारी लगाना। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ये जरूर करना है कि मैं कहानी शुरू कहाँ से करने को करूंगा या करूंगी, और लेके कहाँ तक जाऊंगा। जैसे मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दे दी, वो प्रोफेशनलिज्म और फलाना ढिमकाना। और फिर हमने एक जो क्वेश्चन पढ़ा था, जो पास पेपर का क्वेश्चन था, तो हमने आइडिया लिया कि हमने